हेलो दोस्तों, जागरण जोश के इस चुनावी चर्चा वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं पूरे चुनाव से लेके, जैसे कि पता है चुनाव 2019 का बिगुल फूंक चुका है और आप सबको, जो कि अगर आप लोग प्रिपेयर करते हैं तो ये चुनाव आपके लिए क्या मायने लाता है, इससे आपको क्या कुछ बेनिफिट होगा, क्या चुनाव के बारे में सब कुछ हम जानते हैं, या चुनाव में आपके अधिकार क्या होते हैं, चुनाव में आपको अगर एमपी चुनने का अधिकार है तो एमपी ने क्या परफॉर्मेंस किया वो जानने का भी आपको अधिकार है, किस राज्य में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से चुनावी माहौल बनते जा रहा है, चुनाव में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या कुछ नए बदलाव किए हैं, सारी चीजें मैं आपको एक सीरीज के माध्यम से बताऊंगा। आज का ये वीडियो का पहला सीरीज होगा जिसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कैसे चुनाव होता है। हमने चुनाव, जब भारत आजाद हुआ तो चुनाव ही क्यों हुआ, क्यों न राजा ने, जब यहाँ पे कोई राजा था या उसी के बेटे ने ही उसको ये देश दे दिया गया, क्यों जो अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे ये अलग अलग देश की तरह बने हुए थे, एक भारत नाम दिया गया और किस तरह से इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को चुना गया, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज शुरू करेंगे आज के इस पहले सीरीज के साथ। हर अगला जो सीरीज होगा वो अब स्टेट स्पेसिफिक होगा, जैसे कि अगर आप बिहार लेंगे, चाहे वो यूपी होगा, चाहे वो एमपी होगा, राजस्थान होगा, वेस्ट बंगाल होगा, जितने भी स्टेट होंगे सभी अब एक स्पेसिफिक वीडियो सबके लिए मैं बनाऊंगा, सबके डिटेल के बारे में बताऊंगा कि कितने एमपी हैं, कितने सीट होते हैं, उन एमपी का परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में कैसा रहा, आगे वहाँ पे कैसा होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आप बताऊंगा आपको। तो ये वीडियो सीरीज जो होगी इसे मिस मत करिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। शुरू करेंगे। जैसा कि भारत में मैं बता रहा हूं कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है। भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, यानी एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना, एक संसदीय सिस्टम चुना। क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे दो तरह के पावर ऑफ सेंटर है। क्या है पावर ऑफ सेंटर? एक है सेंटर जो कि केंद्र है और दूसरा है स्टेट। अब सेंटर और स्टेट में पावर का बैलेंस बना रहे, इसके लिए हमने कहा, अपने आप को रिपब्लिक स्ट्रक्चर दिया, हमने परिसंघीय दिया एक तरह से। इसीलिए कहते हैं कि पहला ही जो भारत का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी ये राज्यों को मिलकर बना हुआ एक परिसंघ है, और इसी के तहत, इसी परिसंघीय ढांचे के तहत यहाँ पे चुनाव होते हैं, शक्तियों का बंटवारा होता है। यहाँ पर हर 5 साल में चुनाव होता है। जब आप कहते हैं 2019 का चुनाव, तो इससे पहले जो हुआ था वो 2014 में हुआ था, उससे पहले जो हुआ था 2009 में हुआ था, यानी हर 5 साल के अंतराल के बाद यहाँ पे चुनाव होते रहेंगे, और बहुमत के आधार पे, यानी मेजॉरिटी के आधार पर यहाँ पे सरकार का जो है फॉर्मेशन होता है। भारत में अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 लेयर में इलेक्शन होते हैं। एक तो सेंट्रल हो गया, जहाँ पे लोकसभा के लिए मेंबर चुने जाते हैं या राज्यसभा के लिए मेंबर चुने जाते हैं। स्टेट हो गया, जहाँ पे उनके विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए, और एक हो जाता है पंचायती राज सिस्टम। यानी यहाँ पे 3 लेयर का गवर्नेंस है। और इस महीने में भी भारत का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो यूनिक होता है। विधानसभा में जो प्रतिनिधि चयनित होते हैं उसे एमएलए कहेंगे, और जो लोकसभा में होते हैं उसे एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये जब पहला चुनाव 1951-52 हुआ था, तब से लेके ये अभी तक इतना इवॉल्व हो चुका है कि सिर्फ आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में, जिसमें 17,32,12,343 लोगों ने वहां वोट डाला था, तो अब ये जो नंबर है वो बढ़कर हो गए हैं 81,45,91,184। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो एक इलेक्टोरल सिस्टम बना है वो कितना डेवलप हुआ है। अब अगर भारत में चुनाव की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि ये केंद्र में होता है, राज्य में होता है और पंचायत लेवल पे होता है। अगर केंद्र की बात करें तो लोकसभा है, राज्यसभा है और पंचायत या नगर निगम परिषद का होता है। लोकसभा में देखें तो सीटें हैं 545,
543 सदस्यों का यहाँ चयन होता है। यानी अभी जो अप्रैल में इलेक्शन शुरू होगा वो 543 सीटों के लिए होगा। इनकी अवधि जो होती है ये 5 वर्षों की होती है, जिसमें ये अगर आप कहेंगे कि 545 है तो 543 क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये 2 सीटें हैं ये मनोनीत होते हैं। ये एंग्लो इंडियन की तरह इन्हें जो भी सरकार बनती है उसे राष्ट्रपति के द्वारा इसे मनोनीत किया जाता है, ये 2 सदस्य। इन 543 में से 131 सीटें जो होती है लोकसभा में वो रिजर्व होती है। किन के लिए रिजर्व होती है? ये होती है SC ST के लिए। इसमें 131 में से 84 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होती है। वहीं अगर राज्यसभा का देखें, राज्य विधानसभा में क्या होता है कि यहाँ हर स्टेट की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है कि कहाँ जितना भी हर स्टेट ने अलग अलग अपने नंबर ऑफ सीटें हर विधानसभा के लिए सुरक्षित कर लिए हैं। लेकिन अगर हम सेंटर की बात करें तो राज्यसभा में यहाँ पे 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 233 का चयन 6 वर्षों के लिए होता है। ये जो 233 होते हैं ये वापस राज्य से ही चुन के आते हैं। बाकी के जो 12 सदस्य होते हैं वो यहाँ भी नॉमिनेट होते हैं, जो किसी भी जगत से अगर वो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो कला हो, खेल हो, किसी भी तरह से वहाँ से ये चुन के आते हैं और यहाँ प्रेसिडेंट ही इनका जो है इलेक्शन करती है, सिलेक्शन करती है। और स्थानीय पंचायत में ये लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है, जहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का पार्टिसिपेशन होता है कि यहाँ पे इलेक्शन ठीक ढंग से हो। अब हम लोग जानते हैं कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो किस मॉडल पे आधारित है। ये चुनाव प्रक्रिया जो है वो सीधे सीधे ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल है, उस पे आधारित है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ एक ही दिन में मतदान होता है, शाम होते होते एग्जिट पोल आ जाते हैं और रातों रात मतगणना करके अगली सुबह तक चुनाव के नतीजे मिल जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें और पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो ये ब्रिटेन से बहुत ही बड़ा देश है। ऐसे में एक ही दिन में रिजल्ट देना, एक ही दिन में इलेक्शन कराना मुश्किल था, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इसे फेजेज में बांटे हैं। और अगर 2019 की बात करें तो यहाँ 7 फेज में इलेक्शन होने वाले हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल के हिसाब से यहाँ जो चुनाव होता है वो होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यानी ये मतलब नहीं होता कि आपको कितने वोट मिले हैं, ये मतलब होता है कि आपको निकटतम प्रतिद्वंदी से 1 वोट भी ज्यादा है तो आप विनर घोषित हो जाते हैं। यानी जिसे सबसे ज्यादा वोट है उसे विनर घोषित किया जाएगा। यहाँ कोई ये सिस्टम नहीं होता है कि मिनिमम आपको इतना वोट मिलना ही चाहिए। अब मैं समझाता हूं, अगर 2019 का चुनाव शुरू हुआ है तो इसके लिए क्या प्रक्रिया, चुनाव आयोग क्या काम करती है। पहले वो डेट बताती है कि नामांकन दाखिल करने का डेट कब है, ताकि उस स्टेट, उस पार्लियामेंट सीट से लोग अपना अपना नामांकन दाखिल करें जो जो उस चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं। फिर चुनाव आयोग नामांकन का विश्लेषण करते हैं कि जो भी इसके लिए क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन पे जिस व्यक्ति ने अपना नामांकन दायर किया है वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो उनका जो नामांकन होता है वो विफल हो जाता है और उसे चुनाव आयोग असफल करार दे देता है। फिर वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद टाइम होता है चुनाव अभियान का, जब जो भी लोगों ने नामांकन किया वो अपने पक्ष में वोटर्स को रिझाने के लिए अपना अपना चुनाव अभियान शुरू करते हैं, ताकि वो अपने वोटर्स को बता सके कि उन्हें अगर जितवाए तो उससे क्या फायदा होने वाला है। फिर मतदान का दिन आता है, जब मतदान होता है फिर वोटों की गिनती होती है, परिणाम होता है और फिर सरकार का गठन होता है। इतने सारे स्टेजेस होते हैं भारत के इलेक्शन प्रोसेस में। अब अगर हम देखें कि भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, उसमें क्या नतीजे रहे। कुल 489 सीटों पे, जैसा कि अभी जो मैंने बताया कि 543 सीटों पे, इतने सीटों का तो अभी अगर 1951-52 से 2019 की बात करें तो इतने सीटों का तो बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। उसमें जैसा कि बताया 17.3 करोड़ मतदाता थे और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी और उसके तहत जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पहले आम चुनाव के बाद। अगर चुनाव की बात यहाँ होती है तो बात होती है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग, भारत का जो संविधान है वो साफ साफ बताता है चुनाव आयोग का क्या काम है, चुनाव आयोग का रोल क्या है। और इसी के तहत आर्टिकल 324 से
329 के बीच चुनाव के बारे में बात है, जिसमें 324, 325 और 326 सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को कुछ निर्देश दिए गए हैं या इलेक्शन से रिलेटेड बातें हैं। ये जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने का एक स्वायत्त संवैधानिक अधिकार है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसे दिया गया है। और यही निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कार्यालयों का चुनाव का प्रबंधन करता है। अब कहेंगे ये कहाँ होता है? भारत में कुल 29 राज्यों और 7 यूटी केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी चुनाव होते हैं उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है। इन 29 राज्यों के लिए फिर ये अपने दिनों की घोषणा करते हैं, इलेक्शन का डेट बताते हैं। उसके साथ ही जैसे ही इलेक्शन का डेट होगा, MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आचार संहिता लागू हो जाती। तो अब जो इलेक्शन के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा अगले सीरीज में, तो वहां पे इन 29 स्टेट के अलग अलग वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यूटी के डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बात करेंगे 2019 के इलेक्शन बिगुल की, जो इलेक्शन कमीशन ने बताई है। क्या बताई है? बताइए कि 2019 का जो इलेक्शन होगा वो 7 फेजेज में होगा। और उसमें बताया कि अनाउंसमेंट जो कब किया था, 10 मार्च को अनाउंसमेंट हुआ, और नोटिफिकेशन जो होगी वो 18 मार्च को फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए 19 मार्च, इस तरह से उसने सभी फेजेस के लिए नोटिफिकेशन बताई। नोटिफिकेशन में क्या होता है कि इसके साथ ही नॉमिनेशन का काम शुरू हो जाता है कि आप अपने चुनाव के लिए अपना नामांकन दे सकते हैं। पहला जो चुनाव होगा वो होगा 11 अप्रैल 2019 को, और अंतिम चुनाव होगा 19 मई 2019 को। इलेक्शन का जो डेट है, जो फाइनल जिस दिन काउंटिंग शुरू होगी और जिस दिन लगभग रिजल्ट आ जाएगा, वो हो जाएगा 23 मई 2019 को। उसके साथ ही उसने बताया कि हर फेज में कितने पार्लियामेंट का होगा। तो पहला फेज में 91, दूसरे में 97, तीसरे में 115, चौथे में 71, पांचवें में 51, छठे में 59 और सातवें में 59। इन सब में स्टेट की भी किस किस स्टेट में, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल, इन 3 स्टेट में 7 ही फेजेज में इलेक्शन होने वाले हैं। अब जब इसने बताया कि भाई अगर यहाँ 11 अप्रैल को पोलिंग होगी तो 18 मार्च को हम यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन इशू करेंगे ताकि लोग नॉमिनेट कर सके। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन बताया 25 मार्च। स्क्रूटनी जो मैंने बताया कि ये चुनाव आयोग विश्लेषण करते हैं कि आपने जो नामांकन भरा वो सही है या नहीं तो उसके बाद आपको यहाँ से खारिज कर दिया जा सकता है। और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है 28 मार्च 2019। तो ये जो इस बार का जो पूरा नोटिफिकेशन है इलेक्शन का, वो यहाँ पे आपको दिखाया ताकि आप समझ लें कि कब किस स्टेट में कैसे कैसे इलेक्शन होगा। उस हिसाब से तो मैं बताऊंगा ही, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही जब यहाँ पे लोकसभा का चुनाव होगा, चुनाव आयोग ने लोकसभा के साथ ही बोला कि हम 4 स्टेट में विधानसभा का भी चुनाव करवाएंगे। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही फेज में इलेक्शन हो जाएंगे, ओडिशा में 4 फेज में होंगे, सिक्किम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1 फेज में। और यहाँ भी जो पूरा इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 23 मई 2019 को। तो दोस्तों ये था आज का एक इलेक्शन को लेके एक पहला सीरीज, हमारा पहले सीरीज का पहला पार्ट। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें बताएं। आगे आप हमारे जो YouTube चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो इलेक्शन के ऊपर बने वो आपको सीधे सीधे नोटिफिकेशन में आ जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में बताएं और देखते रहें JagranaJosh.com।